बोल सकते हो आप, बोलो। अर्जुन, हर्षिता, शिवांश, तरंग, उमंग, वृंदा, एवरीबॉडी। कोई आपको क्या लगता है कि क्या ये बहुत इम्पोर्टेंट बात नहीं, थी? हाँ, चलो एक आंसर और। शायद से हाँ, क्योंकि अकाउंट्स में छोटी से छोटी चीज को नोट किया जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल है मेरे पास, और मैं एक और एग्जांपल लिख देती हूँ, फिर शायद क्लियर हो जाए। आप अपने आंसर्स बोला करो, गलत सही से हमें कोई मतलब नहीं, आप बोलो तो सही। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक एसेट है बेटा जी, बिल्डिंग। ये बिल्डिंग मेरे एसेट है और बिल्डिंग की वैल्यू है 1 करोड़। और ये बिल्डिंग मैंने लोन के अगेंस्ट मोर्टगेज रखी हुई है। यू ऑल अंडरस्टैंड, लोन के अगेंस्ट मोर्टगेज रखना, कि जब आप किसी से गिरवी। गिरवी रखना, एग्जैक्टली, कि आपने लोन के अगेंस्ट ये जो 1 करोड़ की बिल्डिंग है, ये आपने गिरवी रख रखी है। क्या ये मटेरियल फैक्ट है? अगर मैं इसे डिस्क्लोज करना भूल जाऊं, जैसे मतलब मैंने बताया नहीं यूजर्स को कि ये बिल्डिंग मैंने 1 करोड़ वाली मोर्टगेज रखी हुई है। दो बातें बोलती हूँ दोबारा से। एक ट्रांजैक्शन है कि मैंने 20 रुपए का पेन लिया और मैंने इसे डिस्क्लोज नहीं किया। अब आपको समझ आएगा ज्यादा अच्छे से। नॉट डिस्क्लोज्ड, ठीक है जी, ये डिस्क्लोज मैंने नहीं किया। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या ये मटेरियल बात थी? क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी? एसेट्स बिल्डिंग 1 करोड़, ये मैंने लोन के अगेंस्ट मोर्टगेज रख रखी है। बात दोबारा से वही है, नॉट डिस्क्लोज, ये भी मैंने डिस्क्लोज नहीं करा। क्या आप बता सकते हैं कि दोनों में से कौन सा फैक्ट ज्यादा मटेरियल है आपके हिसाब से, ऊपर वाला या नीचे वाला? सेकंड वाला। सेकंड वाला। अच्छा, अब मैं आती हूँ फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट वाले का आंसर आपने सही दिया था। आपने कहा दीदी देखो, अकाउंट्स में तो छोटी से छोटी बात इंपॉर्टेंट होती है, तो क्या पता पेन 20 रुपए वाला डिस्क्लोज नहीं किया, वो भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या वो किसी की डिसीजन मेकिंग पे असर डालेगा? अरे मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मेरी बुक्स में बच्चे, क्योंकि मैंने ये 20 रुपए का पेन नहीं दिखाया था, तो मेरा खर्चा कितने से कम हो गया? 20 रुपए से। यानी अगर मेरा प्रॉफिट 1 लाख शो हो रहा है, तो कायदे से मेरा प्रॉफिट 99,980 रुपीज होना चाहिए। मैंने 20 रुपए से अपना प्रॉफिट ज्यादा दिखाया है, क्योंकि मैंने पेन का खर्चा छुपा लिया। तो क्या हो गया? इससे आपका कोई डिसीजन इफेक्ट हो जाता? अगर मेरा प्रॉफिट 20 रुपए ज्यादा होता, तो आप क्या ऐसा आपका डिसीजन चेंज हो जाता? मतलब आप, दीदी मैं तो आपके बिजनेस में पैसा लगाने वाला था, फिर मुझे पता लगा कि आपने 20 रुपए का पेन ना हिडन रख रखा था, जिससे आपका प्रॉफिट 20 रुपए ज्यादा आ रहा था, तो मैंने फिर पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। मतलब क्या ये फैक्ट आपके डिसीजन पे असर डालता या किसी के डिसीजन पे असर डालता? द आंसर इज नो। ये बहुत छोटा फैक्ट है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बिल्कुल सही बात है। अकाउंट्स में सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या ये ऐसा फैक्ट है जो सामने वाले के डिसीजन पे असर डाले? द आंसर इज नो। अब नीचे वाला फैक्ट देखो, आपने एक बिल्डिंग 1 करोड़ रुपए की जो बैंक के पास गिरवी रख रखी थी, वो छुपा दी। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपकी बैलेंस शीट देखी, चलो सब छोड़ो, मैंने आपके अकाउंट्स देखे। अब हो सकता है कुछ बच्चों को बैलेंस शीट समझ में ना आए, तो मैंने लैंग्वेज चेंज कर दी। मैंने आपके अकाउंट्स देखे, और जब मैंने आपके अकाउंट्स देखे तो मैंने देखा कि यार इस बंदे के पास तो 1 करोड़ की बिल्डिंग है, वाह यार ये तो बड़ा रईस है। तो मेरी तो जो आपकी इमेज है, जो आपके बिजनेस की इमेज है, वो मेरे दिमाग में कुछ और बन गई। अरे यार इस पे तो 1 करोड़ की बिल्डिंग है, ये तो बढ़िया बात है, इस पे तो बहुत पैसा है, मैं इस बंदे के बिजनेस में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर सकती हूँ, और मैं श्योर हूँ कि मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी, क्योंकि जिस बंदे के पास 1 करोड़ की बिल्डिंग है, तो मतलब कि उसका बिजनेस बढ़िया चल रहा है। क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं था कि वो बिल्डिंग तो आपने बैंक के पास मोर्टगेज रख रखी है। अगर मुझे ये पता होता कि उसके अगेंस्ट आपने लोन ले रखा है, तो शायद मैं आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करती ही ना। और मुझे ये समझ में आता कि ये तो कभी भी बैंक वाले ले सकते हैं, इस पे तो लोन चल रहा है। जिस एसेट पे लोन चल रहा होता है ना बच्चे, वो एसेट किसी काम का नहीं होता। आपके पास घर है और घर पे लोन चल रहा है, तो कायदे से वो घर आपका है ही नहीं, वो घर तो बैंक वालों का है।
अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो कभी भी घर चला जाएगा। तो ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, मैं तो सोच रही थी आप पे 1 करोड़ की बिल्डिंग है, फिर मुझे पता चला कि वो तो आपकी है ही नहीं, वो तो बैंक वालों के पास है इस टाइम। द थिंग इज, ये फैक्ट कैसा फैक्ट है? मटेरियल फैक्ट। लेकिन वो जो ऊपर वाला फैक्ट था वो मटेरियल फैक्ट नहीं था। तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी मटेरियल फैक्ट्स है वो अकाउंट्स में स्पेशली डिस्क्लोज होने चाहिए, मतलब अलग से डिस्क्लोज होने चाहिए। एक बारी को आप 20 रुपए का पेन दिखाना भूल गए तो हम आपकी गलती को माफ कर देंगे, लेकिन आप ये दिखाना भूल गए कि बिल्डिंग मोर्टगेज पड़ी थी बैंक के पास, तो हम आपकी गलती को माफ नहीं करेंगे। दिस इज द थिंग व्हिच इज सेड बाय द मटेरियलिटी principle, that accounts should always disclose all the material facts, and material facts means which affects the decision making of the other party, जो सामने वाले की डिसीजन मेकिंग को बदल दे, हाँ को ना कर दे, ना को हाँ कर दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है मेरे पास आपके लिए। जैसे मान लो आप बैंक में लोन लेने गए, फिर से यही 2 केस है। आप बैंक में लोन लेने गए, आपने ये पढ़ा था कि जब हम बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो बैंक भी हमारे अकाउंट्स को देखता है। भाई मैनेजर ने आपसे कहा ठीक है कल ना अपने अकाउंट्स लेके आना, आपने कहा ठीक है, आपने भी फाइल वाइल रेडी करी और आप अकाउंट्स लेके बैंक चले गए। अब आप 20 रुपए का पेन दिखाना भूल गए, तो क्या इससे मैनेजर का लोन देने का डिसीजन ना हाँ में चेंज हो जाएगा? द आंसर इज नो। लेकिन अगर आप ये दिखाना भूल गए कि आपके पास 1 करोड़ की बिल्डिंग है और वो ऑलरेडी किसी लोन के अगेंस्ट मोर्टगेज पड़ी है, तो शायद बैंक का मैनेजर आपको लोन ना दे। ये मैं आपको बता रही हूँ, नहीं देगा। और क्योंकि आपने ये बात छुपा रखी थी तो उसको तो यही लगा कि यार इसके पास तो 1 करोड़ की बिल्डिंग है तो लोन चुका ही देगा। तो द थिंग इज, जो डिसीजन, क्या मतलब होता है इस बात का कि मटेरियल फैक्ट सामने वाले की डिसीजन मेकिंग पे इफेक्ट डालेगा, मतलब कि वो सामने वाले की हाँ को ना करने की शक्ति रखता है और ना को हाँ करने की पावर रखता है। ऐसे फैक्ट्स को हम मटेरियल फैक्ट्स बोलते हैं। और फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको सारे फैक्ट्स दिखाने चाहिए, ऑल फैक्ट्स शुड बी डिस्क्लोज। पर मटेरियलिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि मटेरियल फैक्ट्स अलग से डिस्क्लोज करने चाहिए, स्पेशली डिस्क्लोज करने चाहिए। एंड व्हाट इज मटेरियल फैक्ट्स? जो सामने वाले की डिसीजन मेकिंग पे असर डाले। कोई डाउट है तो आप बताइए बच्चे, नहीं तो इसे फटाफट से लिख लो दोनों को। अर्जुन, हर्षिता, कोई डाउट है? नो दीदी। शिवांश, क्लियर है? हाँ जी दी। तरंग, डन? हाँ समझ आ जी गया बच्चे? उमंग, वृंदा, क्लियर है? आ गया दीदी समझ। चलिए लिखिएगा, फुल डिस्क्लोजर में लिखिए फटाफट से। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, 1-2 लाइनें लिखवानी है, मुझे ज्यादा नहीं है। फुल डिस्क्लोजर, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, all facts and information, बता देना जहां कुछ समझना है। According to this principle, all facts and information should be fully disclosed. According to this principle, all facts and information should be fully disclosed. All facts and information should be fully disclosed in accounting statements so that users can be provided, जो भी उसको देखे, so that users can be provided with fair and understandable position, understandable position of business. वैसे तो हम आपको फेयर नोट्स देंगे, लेकिन क्योंकि अभी पढ़ाया है फ्रेश तो याद भी हो जाएगा। According to this principle, all facts and information should be fully disclosed in accounting statements so that users can be provided with fair and understandable position of business, जिससे कि वो फेयर और अंडरस्टैंडेबल पोजीशन देख पाए। उनके साथ किसी भी टाइप का कोई भी फ्रॉड नहीं करना है बेटा जी,
किसी के साथ गलत काम नहीं करते। चलो, मेटीरियलिटी में ऑल फैक्ट्स की जगह आ जाएगा मटेरियल फैक्ट्स, ये तो आपको पता ही है। ऑल फैक्ट्स की जगह आ जाएगा मटेरियल फैक्ट्स। और भी चेंज करेंगे, लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मटेरियलिटी, according to this principle आगे बढ़ जाओ। चलो लिखिएगा मटेरियलिटी में according to this principle only material facts only हटा दो आप। according to this principle material facts should be specially disclosed in accounting statements material facts should be specially disclosed in accounting statements full stop। Material facts means which will affect the decision making, बिल्कुल वही लैंग्वेज है जो पढ़ाई थी, of user, which will affect the decision making of user and are relevant for them, जो उनके लिए जरूरी है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मटेरियल फैक्ट्स विल बी स्पेशली डिस्क्लोज्ड इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। मटेरियल फैक्ट मींस व्हिच विल अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग ऑफ यूजर एंड आर रेलेवेंट फॉर देम। बाकी फेयर नोट्स में तो मिलेगा ही, याद कर लेना, ये तो रफ है। फुल डिस्क्लोजर, मटेरियल फैक्ट्स, मटेरियलिटी। चलो 2 प्रिंसिपल्स और जोड़ लेते हैं हम अपनी लिस्ट में। यहाँ पे 6th हमने आपको पढ़ा दिया फुल डिस्क्लोजर और 7th हमने आपको पढ़ा दिया मटेरियलिटी। ठीक है बेटा जी, तो बिजनेस एंटिटी हो गया, मनी मेजरमेंट हो गया, पूछो जो पूछना है फटाफट। अकाउंटिंग पीरियड हो गया। हिस्टोरिकल कॉस्ट कहता है कि एसेट शुड ऑलवेज बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कहता है प्रिपेयर फॉर ऑल लॉसेस बट नॉट प्रिपेयर फॉर प्रॉफिट्स एंड स्टॉक विल बी वैल्यूड एट सीपी और एमपी व्हिचएवर इज लेस। फुल डिस्क्लोजर कहता है सारे फैक्ट्स दिखाओ। मटेरियलिटी कहता है कि इंपॉर्टेंट वाले फैक्ट्स दिखाओ जो सामने वाले के डिसीजन पर असर डालें। 8th प्रिंसिपल, आप लगाना अपना दिमाग, मैं लिख देती हूँ। एक टफ सा बढ़ा दूं, देख लेते हैं। चलो एक इजी एक टफ, चलो सीधा टफ। चलो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसका मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी आपको भी। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल लिख लीजिए, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, बस इतना ही बहुत है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। चलिए जी करें शुरू। 8th प्रिंसिपल, पहले आप ये बताओ, आप में से कोई भी जिसे भी पता हो, रेवेन्यू वर्ड का मतलब क्या होता है, फिर हम आगे की क्लास शुरू करेंगे। और रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज रेवेन्यू, व्हाट इज रिकॉग्निशन। हाँ जी, कोई आंसर वृंदा? व्हाट इज रेवेन्यू, व्हाट इज रिकॉग्निशन। चलो व्हाट इज रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होता है, इनकम। वेरी गुड। और
रेवेन्यू मतलब हमारे अकाउंट्स में जो हमारी सोर्स ऑफ इनकम है उसको मेंशन करना चाहिए। ठीक है, और मतलब आप सबके हिसाब से रेवेन्यू का आप बिल्कुल सही वर्ड दे रहे हो, मुझे भी यही वर्ड चाहिए। रेवेन्यू का वर्ड आप क्या दे रहे हो? इनकम। एग्जैक्टली, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? इनकम। और इनकम को कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए? कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए मतलब इनकम को कब इनकम मानना चाहिए? अरे दीदी, इनकम को तब इनकम मानना चाहिए जब इनकम होती है? नहीं, इनकम को तब इनकम मानना चाहिए जब वो इनकम ड्यू होती है। अब इन दोनों बातों में क्या डिफरेंस है? दो बातें। इनकम को कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि वो इनकम है? ठीक है, बात हुई। इनकम को कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि वो इनकम है? जब वो रिसीव होती है तब, या जब वो ड्यू जब कुछ होती है तब? ड्यू जब होती है। एग्जैक्टली, मैंने तो आपके आगे क्वेश्चन रख दिया, जब वो रिसीव्ड होती है तब या जब वो ड्यू होती है तब। अब इसका क्या मतलब है? देखो, मान लो, फिर से हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। मेरी इनकम है कि मुझे बच्चे फीस देते हैं, इससे जरा जल्दी समझ आ जाता है बच्चों को। ठीक है, बच्चे मुझे फीस देते हैं। अब जो भी फीस वो देते हैं, मान लो कि फीस है ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है जी, तो जनवरी की फीस है और किसी बच्चे ने, हो जाता है, फीस ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी। मुझे दो बातें बताना, ये वाली इनकम रिसीव हुई मुझे और एक दिन ये वाली इनकम ड्यू हुई। दो वर्ड्स का क्या मतलब है? ये वाली इनकम मुझे रिसीव हुई मार्च में, भाई जनवरी की फीस है, किसी बच्चे ने मार्च में दी, कोई बात नहीं, होता है। ठीक है जी, और ड्यू ये हो गई थी, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है, ये ड्यू हो गई थी जनवरी में। ठीक है जी, सब कुछ लिख दिया मैंने आपके आगे कि मेरी इनकम है फीस ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी, मुझे रिसीव हुई मार्च में, ड्यू हो गई थी जनवरी में, क्योंकि जनवरी की फीस है तो जनवरी में ड्यू हो गई थी। क्वेश्चन ये है, व्हेन, इन विच मंथ इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम इन अकाउंट्स? जनवरी। बस ये क्वेश्चन है मेरा। वेरी गुड, और कोई आंसर किसी के पास हो? इन विच मंथ इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम इन अकाउंट्स? अकाउंट्स के हिसाब से इस इनकम को इनकम कब माना जाएगा? मार्च। चलो, यही प्रिंसिपल है जो आपको ये सिखाएगा। इन विच मंथ इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम। हाँ जी हर्षिता, बोलिए बेटा जी। मार्च। मार्च, चलो, मतलब आपके हिसाब से जब रिसीव होगी तब इनकम मानी जाएगी। डन। कुछ बच्चों का कहना है कि जब रिसीव होगी तब इनकम मानी जाएगी, कुछ बच्चों का कहना है जब ड्यू होगी तब इनकम मानी जाएगी। द आंसर इज, in which month it will be treated as income in accounts? It will be treated as income in accounts in January, because incomes are always treated as income on the due basis, not on receive basis. क्या पता कभी रिसीव हो ही ना, बेड डेप हो जाए, कुछ भी हो सकता है। देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्या बोल सकते हैं। तो यानी कि इनकम को इनकम ड्यू बेसिस पे माना जाता है। इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम, बहुत ध्यान से सुनना, इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम ऑन ड्यू बेसिस, नॉट ऑन रिसीव्ड बेसिस। प्रिंसिपल का नाम रेवेन्यू रिकॉग्निशन। व्हाट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन? रेवेन्यू मींस इनकम, रिकॉग्निशन मींस when income will be recognized. income recognize कब होगी? रिसीव होगी या जब ड्यू होगी? तो आंसर इज, जब इनकम ड्यू होती है वो तभी अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो जाती है। अब इसका एक क्वेश्चन आपसे और पूछती हूँ, अगर बेटा जी मैं जनवरी में
इसे अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करूंगी, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं जनवरी में इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करूंगी तो मैं फरवरी तक भूल नहीं जाऊंगी कि मैंने उससे पैसे लेने हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है। चलो आप इसको इनकम तो मान लो, चाहे इसको हम आउटस्टैंडिंग इनकम मानेंगे। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब जो अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुई है, लेकिन हम इसको इनकम जरूर मानेंगे, क्योंकि बेटा जी अगर हम अकाउंट्स में लिखेंगे नहीं तो हम भूल जाएंगे। अगर हम भूल जाएंगे तो हम सामने वाले बच्चे को याद कैसे दिलाएंगे कि उसकी जनवरी की फीस रहती है, हमें तो खुद ही याद नहीं है। तो द थिंग इज, जब भी कोई इनकम ड्यू होती है उसको अकाउंट्स में तभी लिख लिया जाता है कि कहीं हम भूल ना जाए। बहुत ध्यान से सुनो, अगर मैं वेट करूंगी जब वो मुझे रिसीव होगी तब मैं उसको अपनी इनकम मानूंगी, तब तक तो मैं भूल जाऊंगी, और अगर मैं भूल जाऊंगी तो सामने वाले के तो मजे आ जाएंगे। तो इसलिए incomes are always recorded in the books of accounts on due basis, not on received basis. क्या कहता है ये प्रिंसिपल? बड़ी छोटी सी बात है। According to this principle, मैं अपनी बात लिख देती हूँ। According to this principle, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग income/revenue is recognized as income in the books of accounts on due basis, not on received basis. यानी कि जनवरी में ही ये इनकम मेरी इनकम बन जाएगी, चाहे ये मुझे मिले मार्च में। As income is recorded in the books of accounts on due basis, not on received basis. I hope I am clear. इसे नोट करिएगा फटाफट से, लीजिए, be quick. अगले प्रिंसिपल पे चलेंगे। ये थोड़ा सा टफ होता है, आपको समझ आ गया, अच्छी बात है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, इनकम इज रिकॉर्डेड रिकॉग्नाइज्ड ऑन ड्यू बेसिस, नॉट ऑन रिसीव्ड बेसिस। इसको भी नोट करना है और इसे भी। चले आगे, डन, आई होप डन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, कुछ दोबारा शो करना है तो बता दीजिए बच्चे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा 8th हो गया, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। ठीक है जी। 9th, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव। वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव भी बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, मतलब बढ़िया प्रिंसिपल है, छोटा सा है। वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कहता है कि अकाउंट्स में आप बहुत सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो,
ठीक है जी, हाँ जी दीदी करते हैं। अकाउंट्स में हम बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, सही बात है, करते हैं। जब हम अकाउंट्स में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, इसे चेंज तक कलर, हम अकाउंट्स में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। जब आप उन ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट्स में लिखोगे तो रुपीज वाली तो सारी लिखोगे, और जो रुपीज में कन्वर्ट नहीं होती वो नहीं लिखोगे, ठीक है, इसे तो पुरानी बात है। जब आप उस ट्रांजेक्शन को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे बच्चे, तो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, ये मैंने पहले भी बताया था, मस्ट हैव एन एविडेंस। ये मैंने पहले भी बताया था कि जब आप वाउचर, एग्जैक्टली वाउचर, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट हैव एन एविडेंस। हर ट्रांजेक्शन का एविडेंस होना चाहिए, और इन्होंने बिल्कुल सही टर्म बोली, हमने बेसिक टर्म्स में पढ़ी थी, दैट इज वाउचर। हर ट्रांजैक्शन का एविडेंस होना चाहिए, हर ट्रांजैक्शन का वाउचर होना चाहिए। बिना वाउचर के आप अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करोगे, इसे रट लो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सेल्स रिकॉर्ड करी 1.5 लाख की, तो बिल चाहिए मुझे। आपने परचेज रिकॉर्ड करी 2 लाख की, तो भी बिल चाहिए मुझे। आपने रिकॉर्ड किया कि मैंने रिक्शे वाले को 500 रुपए दिए, तो मुझे पर्ची चाहिए, रिसिप्ट। आपने रिकॉर्ड किया कि जी मेरा सामान ट्रक से आया था, तो मैंने ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले को 10,000 रुपए दिए, क्योंकि ट्रक का खर्चा था 10,000। तो ट्रक वाला बच्चे बिल्टी देता है। अगर आपको बिल्टी समझ नहीं आता, आप ये समझ लो रिसिप्ट देता है, वो रिसिप्ट मुझे चाहिए। आपने ये बोला कि मैंने फॉर एग्जाम्पल स्कूल की फीस पे करी है, तो मुझे रिसिप्ट चाहिए। स्कूल वालों ने रिसिप्ट तो दी होगी ना आपको जब आप स्कूल में फीस जमा करते हो। तो आई नीड प्रूफ ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग दैट ट्रांजेक्शन। इसीलिए बेटा जी आजकल तो देखो कंप्यूटर का जमाना है, तो सारे वाउचर्स कंप्यूटर में रहते हैं, सारे बिल कंप्यूटर में रहते हैं। लेकिन जो लोग आज भी पुराने तरीके से अकाउंट्स बनाते हैं ना, आज भी उनके यहाँ फाइलों का ढेर होता है, और वो ढेर आपको अपने पास रखना पड़ेगा। और एक चीज बताती हूँ, इनकम टैक्स ये कहता है कि हमें आपके पास पिछले 10 साल के वाउचर चाहिए। 10 साल के मतलब कि आपके पिछले 10 साल की चेकिंग कभी भी हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत सरकार जिंदाबाद, गवर्नमेंट बहुत लेट काम करती है। तो मान लो उन्होंने मेरी 6 साल पुरानी कोई गलती पकड़ ली, अब वो आए मेरे पास, जी अपने 6 साल पुराने वाले बिल दिखाओ, तो मेरे पास तो है ही नहीं, वो तो मैंने बेच दिए, वो तो कबाड़ी को दे दिए। तो आप ऐसा नहीं करेंगे। एज एन अकाउंटेंट आपको पता होना चाहिए बच्चे कि पिछले 10 साल के वाउचर आपको अपने पास रखने पड़ते हैं। पर दीदी अकाउंट्स तो 1 साल के बनाते हैं, लेकिन बेटा जी सरकार को उसमें गलती ढूंढने में 10 साल लग जाते हैं, तो इसलिए उनके पास और भी बहुत काम है। तो इसलिए अगर बाई चांस आपका केस स्क्रूटनी में आता है, ये स्क्रूटनी एक लॉ की भाषा है, जब आप अकाउंट्स में कोई गलती करते हो और इनकम टैक्स वाले उसको पकड़ लेते हैं, दैट इज स्क्रूटनी, तो तब वो आपसे पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मांग सकते हैं। इसके लिए आप पहले से ही तैयार रहिएगा, और हर साल का रिकॉर्ड तो आपके पास होना ही चाहिए। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट हैव एन एविडेंस, दैट इज वाउचर, और सारे वाउचर्स आपके पास फाइल में लगे हुए होने चाहिए। दैट्स इट। कोई डाउट है तो बताइए। अकाउंट्स बनाते वक्त आप सारे वाउचर्स रखेंगे, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट हैव एन एविडेंस, दैट इज वाउचर, और देयर शुड बी नो बायस। ये मेरा फेवरेट लाइन है, देयर शुड बी नो बायस while preparing accounts. There should be no bias while preparing accounts. बेटा जी मैं तो आपको ये कह रही हूँ कि अगर आप सामान घर भी लेके जाओगे ना, आपकी राशन की शॉप है और आप 10 किलो आटा घर ले गए, कितनी कॉमन सी बात है, इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। किसी की राशन की दुकान होती है तो वो आटा घर ले ही जाता है। अब वो 10 किलो आटा घर ले गया, उसको भी आप अकाउंट्स में ड्राइंग्स के नाम से लिखोगे। तो जब आप अपने घर सामान लेके जा रहे हो वो भी लिखोगे, तो किसी बाहर वाले के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। अच्छा दीदी आई थी शॉप पे, दीदी को तो जानते ही है, क्या बिल देना, छोड़, ये सब नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो बायस व्हाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। जब आप अकाउंट्स बनाते हो तो बेटा जी दोस्त, रिश्तेदार, माँ बाप, ये सब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर आपके फादर ने भी कुछ लिया है तो आपके लिए वो भी अकाउंट्स में ड्राइंग्स है,
बस आप ये ध्यान रखिएगा, लिखिएगा इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वैसे तो हम लिख ही चुके हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अकाउंट्स शुड बी, according to this principle accounts should be free from any personal bias and every transaction must be supported by voucher, and every transaction must be supported by voucher. Accounts should be free from any personal bias and every transaction must be supported